हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले मॉडल सेट 21 देख लिए थे यानी 21। आज देखते हैं 22 से, मॉडल सेट 22 से देखते हैं। 22 में पहला है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए, अगर वस्तु का कोई वस्तु है, उसकी जो चाल है यानी स्पीड है, उसको जब 1/2 यानी हाफ कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो उसको गतिज ऊर्जा में क्या होगा। तो ये क्या होगा, 1/4 रह जाता है। देखिए ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो ये सीधा ध्यान में रखिए कि जब वस्तु की चाल आधी कर दी जाएगी तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाता है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है यानी हाफ mv², 1/2 mv² यानी mv² हाफ mv² होता है। तो इसी तर्ज पे जब वस्तु की चाल आधी कर दी जाएगी तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। आगे है जी का मान है, यहाँ पे डायरेक्ट जी का मान है, स्मॉल जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का मान। ठीक है, आगे है स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर होता है, न्यूनतम होता है जब जी यानी ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स में ये यूज होता है जी। ठीक है, तो ये जब जी विषुवत रेखा पर होगा तो इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। उसी तरह है जी का मान ध्रुव पर क्या होता है, तो ये महत्तम होता है यानी ज़्यादा होता है। देखिए ये जब ध्रुव पर कहेगा तो ज़्यादा होगा, और वहीं विषुवत रेखा पर कहेगा तो न्यूनतम होगा। यहाँ पे जी से बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए आगे है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। जब देखिए पृथ्वी की सतह, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह हो गया, इससे जब ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे इससे, तो क्या होगा, जी का मान घटेगा। ठीक है, उसी तरह है इसके ऊपर जी का मान ध्रुव पर क्या होता है, तो ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, और जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। जी का मान होता कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये स्मॉल जी का मान है, और कैपिटल जी का मान होता है 6.67। देखिए ये तो हो गया, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये स्मॉल जी का मान होता है। लेकिन वहीं अगर कैपिटल जी का मान देखेंगे तो ये होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मान हो गया, और ये स्मॉल जी का मान हो गया। आगे है, जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान ने क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। जब पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जी कम हो जाएगा। वहीं पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ जाएगा, तो जो खींचने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, यानी जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जब ये पृथ्वी है, जब इसकी घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, जी का मान कम हो जाएगा। आगे है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ जो इसके जो केंद्र है, सेंटर, यहाँ पे जो स्मॉल जी का मान होता है कितना होता है, 0 होता है। चलिए ऊपर से एक बार और देख लेते हैं। देखिए जी का मान, जी के बारे में देख लेते हैं।
वो तो वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गति जुड़ता यानी क्या होता है, 1/4 हो जाता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और वहीं आगे है जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है। देखिए ये विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और मैक्सिमम होता है ध्रुव पर। मैक्सिमम कहाँ होता है, ध्रुव पे होता है जी का मान, स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। वहीं पृथ्वी की सतह के जब ऊपर या नीचे जाने पे स्मॉल जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे है पृथ्वी घूर्णन गति घटाने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जब केंद्र पर कहेगा तो जी का मान क्या होगा, 0 हो जाता है। ये पृथ्वी केंद्र पर जी का मान क्या होगा, 0 हो जाता है। आगे है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाएगा, 11.2 किलोमीटर जाएगा। 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाएगा, जिसको पलायन वेग कहते हैं। ये किसके लिए है, पृथ्वी के लिए यूज है। आगे है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए ये कहेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और सूर्य के लिए पलायन वेग कहेगा तब 42 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं चंद्रमा के लिए पलायन वेग कहेगा तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जब पृथ्वी के लिए पलायन वेग कहेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं सूर्य के लिए पलायन वेग कहेगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए कहेगा तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, कम होते जाता है। जब पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है यानी प्रेशर, वायुमंडलीय जो प्रेशर है क्या होगा, कम होते जाएगा। आगे है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है ये बैरोमीटर में। वायुमंडलीय प्रेशर को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। आगे है बैरोमीटर की पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है। देखिए ये जब बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर का जो माप होता है जब अचानक नीचे आता है तो यानी आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आता है, जब धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होगी, और अचानक जब नीचे आएगी बैरोमीटर की पाठ्यांक तो क्या होगा, आंधी तूफान आएगा। और जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो ये वर्षा का संकेत है। आज जब ऊपर जाएगा तो वर्षा यानी ये मौसम साफ का संकेत होता है। आगे है बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है बर्फ़ के जब 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब दाब अधिक होता है तो बर्फ़ का जो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है। ठीक है, जब दाब यानी प्रेशर जब अधिक होगा, जब बर्फ़ के 2 टुकड़े, मान लीजिए बर्फ़ के 2 टुकड़े हैं, इसको जब पास में जब दबाएंगे तो यहाँ पे दाब अधिक होगा यानी प्रेशर अधिक होगा। ठीक है, तो बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलने की जो क्षमता है क्या होगा, घट जाएगा, जिसके कारण ये आपस में चिपक जाएंगे। ठीक, आगे शुद्ध जल का घनत्व होता है, शुद्ध जल ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब होता है शुद्ध जल का घनत्व। देखिए यहाँ पे क्या है, शुद्ध जल का घनत्व यानी शुद्ध प्योर वाटर डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर cm क्यूब, या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों का अर्थ है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। ये शुद्ध जल का घनत्व होता है। देखिए बर्फ़ का घनत्व, जस्ट इसके नीचे बर्फ़ का घनत्व है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ़ का घनत्व पूछेगा तो 0.9 ग्राम पर cm क्यूब।
बर्फ़ का घनत्व तो कितना हो गया 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पानी के शुद्ध जल का घनत्व हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए आगे है, ताप बढ़ाने पर द्रव्य की जो श्यानता है क्या होता है, तो ये द्रव्य की जो श्यानता है क्या होता है, घट जाता है। यानी जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जब जो द्रव्य है, मान लीजिए ये द्रव्य रखा गया है, इस पे जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो इसकी जो श्यानता है ना, ये क्या होगा, घट जाएगा। श्यानता क्या होगा, घटता है। श्यानता जब मान लीजिए ये कोई द्रव्य हो गया, इसमें जब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे यानी इंक्रीज करेंगे तो इसकी श्यानता क्या होगा, घटेगी। चलिए मॉडल सेट 23 यानी 23 नंबर मॉडल सेट देख लेते हैं। देखिए पहला है, इसमें ताप बढ़ने पर गैस की जो श्यानता है ये क्या होता है, बढ़ता है। देखिए इसके पहले हम देखे थे, जब ताप बढ़ाएंगे तो लिक्विड यानी द्रव्य की जो श्यानता है, द्रव्य की श्यानता में क्या होगा, द्रव्य श्यानता वहाँ पे क्या होती थी, घट रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये गैस की बात है, जब यहाँ ये इसमें द्रव्य की बात है, इसमें गैस है। जब ताप बढ़ाएंगे तो गैस, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे गैस रखा है, ठीक है, जब इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसकी जो श्यानता है इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। जब आंधी आती है तो देखते हैं छप्पर उसको बोलते हैं जो ये झुग्गी झोंपड़ी पे ये करकट की तरह रखा रहता है, उसको ही छप्पर बोलते हैं। यानी छत का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बर्नौली का सिद्धांत होता है, इसी पे ये काम करता है। किसके सिद्धांत पे, बर्नौली के सिद्धांत पे। जब आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पे। आगे है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा क्या है, ml पर -1 t स्क्वायर, यानी ml पर -1 है तो यानी l नीचे होगा, t ऊपर होगा, ठीक है। तो ml -1 ml इन्वर्स t स्क्वायर। आगे है, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्त काल क्या होगा, घट जाएगा। कोई झूला झूला रहा है, ठीक है, अगर उस झूला पे व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है तो क्या होगा, आवर्त काल इसका घट जाएगा। आगे है, यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्त काल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, उसका अपवर्तित रहेगा। और झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। यहाँ पे एक और देख सकते हैं, जब खड़ा होगा तो इसका जो प्रेशर होगा बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम रहेगा, जब एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो आवर्तकाल अपरिवर्तित यानी सेम रहेगा। आगे, वायु की ध्वनि में तरंगे होती है। देखिए वायु में ध्वनि की तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। वायु में ध्वनि की तरंग कैसे होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, इस्पात में होता है। पिछले सेट में भी बताया गया था कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है इस्पात में, यानी जिसको ठोस भी बोलते हैं। और प्रकाश का निर्वात में 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का चाल होता है, इसमें निर्वात में सबसे ज़्यादा निर्वात में, और ध्वनि का इस्पात में यानी ठोस में। देखिए आगे है, प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति होती है। प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रसर्व तरंगे की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे है, अवसर्व तरंगे की आवृत्ति यानी 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। अवसर्व और प्रसर्व, 20,000 से ऊपर हर्ट्ज और अवसर्व तरंगे सिर्फ 20 हर्ट्ज से कम। आगे है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो परावर्तक तल है
यानी जिससे ध्वनि परावर्तित होगी वो तल और ध्वनि की स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मात्र 17 मिनट की होनी चाहिए। आगे ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में और सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है, घटता है। देखिए वायु में जब ध्वनि का वेग है तापमान घटेगा तो क्या होगा, घटेगा। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो तापमान के घटने से क्या होता है, घटता है। आगे है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल, 4.2 × 10⁻² जूल होता है। कितना, 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होता है, 4.2 × 10⁻² जूल के बराबर होता है। आगे मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस कहेंगे या 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पिछले सेट में हम पढ़े थे कि स्तनधारी में बकरी का जो तापमान होता है वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे हाईएस्ट। आगे है कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में कहेंगे कमरे का तापमान 27 डिग्री होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 80.6 डिग्री सेल्सियस यानी 80.6 फ़ारेनहाइट। आगे विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक है, विशिष्ट ऊष्मा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। देखिए जूल पर किलोग्राम केल्विन, इसके नीचे केल्विन, ये केल्विन है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या जूल पर केजी पर केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट का ऐसा ही मात्रा हो गया जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। आगे है गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल पर केजी। जूल पर केजी होता है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक। लैटेंट हीट इसको बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा का जूल पर केजी होता है। देखिए आगे है केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक, केल्विन में 273 केल्विन होता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। आगे झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, घर्षण से बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप किसको कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। चलिए देख लेते हैं मॉडल सेट 24 यानी 24। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म रहता है, सम्मोहन के कारण। देखिए विद्युत केतली जो होता है पानी किस कारण गर्म होता है, तो सम्मोहन के कारण। आगे है बैरोमीटर, एक यंत्र है जो मापता है क्या, ऊष्मीय विकिरण को मापता है। सॉरी तो बैरोमीटर नहीं, बोलोमीटर है। यहाँ पे क्या है, बोलोमीटर है। तो बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है क्या, ऊष्मीय विकिरण मापता है। बोलोमीटर क्या मापता है, ऊष्मीय विकिरण। आगे है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, जो भी ठोस पदार्थ होगा बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में बदल जाएगा। यानी देखिए पहले ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है फिर गैस में परिवर्तित होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, ये ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट जिस ताप पर ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर, यानी कोई ठोस पदार्थ है वो ऊष्मा को पाता है और द्रव्य में परिणत होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कहते हैं। आगे है जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको कथनवांक बोलते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं।
देखिए यहाँ पे था कोई ठोस पदार्थ, जब ऊष्मा पाके द्रव्य में तो मेल्टिंग यानी गलनांक, और जिस ताप पर कोई द्रव्य पाकर द्रव्य ऊष्मा पाकर क्या बदलता है वाष्प में, तो उसको बॉइलिंग यानी क्वथनांक बोलते हैं। आगे है द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। द्रव्य से जब वाष्प में बदलता है तो उस अवस्था के परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। देखिए यहाँ पे द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। आगे है ठोस से द्रव्य में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। ठोस से द्रव्य में यानी कोई ठोस है, जब गल के द्रव्य में बदलता है उसको गलता है तो गलन, और जब वाष्प बनता है तो वाष्पन। द्रव्य से जब वाष्प में परिवर्तन होता है यानी वाष्प बनता है तो वाष्पन, और जब ठोस जब द्रव्य में गलता है तो उसको गलन। देखिए आगे है दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक है क्या होगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ेगा, यानी जैसे प्रेशर कुकर कहीं ले लीजिए, प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर नाम ही है दाब, प्रेशर का अर्थ ही होता है दाब, उसमें दाब बढ़ता है और जिसके कारण क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। आगे है तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है इसलिए ओस नहीं बनता है। आगे है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यही है ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये ठोस कपूर है, डायरेक्ट जब ये कपूर वाष्प में परिवर्तन होता है उसको ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। आगे है बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। देखिए ये बर्फ़ का जो गलन है वो गुप्त ऊष्मा का मान होता है, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा, देखिए वाष्प की गुप्त ऊष्मा बहुत ही ज़्यादा होता है 536 यानी 536 कैलोरी पर ग्राम होता है, और बर्फ़ का गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसलिए देखिए भाप की जो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा है वो ज़्यादा है 536 कैलोरी पर ग्राम है। इसलिए देखते हैं भाप, जब भी भाप से हाथ वगैरह जलता है तो जल्दी फोड़ा या जलन महसूस होता है। आगे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आ गया। ये रेफ्रिजरेटर में ये थर्मोस्टेट लगा रहता है, इसका कार्य क्या होता है, एक सामान्य ताप बनाए रखना। थर्मोस्टेट थर्मोमीटर से रिलेटेड है, ये तापमान से ही रिलेटेड होगा। थर्मोस्टेट ये क्या करेगा, थर्मोस्टेट यानी ताप को स्टेट करेगा यानी तापमान को क्या करेगा, एक समान रखेगा। इसमें थर्मोस्टेट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, थर्मो मतलब ताप, स्टेट मतलब स्थिर करता है, स्टैटिक्स स्थिर करता है। तो उसी तरह रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप बनाए रखना। आगे है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है, देखिए इसमें लाइट जो प्रकाश तरंगे है ये अनुप्रस्थ तरंगे है। किस प्रकार की तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे है। आगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो ये हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसको हाइगेंस किसके द्वारा किया गया था, हाइगेंस। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित या प्रस्तावित किया गया था, हाइगेंस या हाइगेंस के द्वारा। आगे प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, यह सर्वप्रथम किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया था। जो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। और प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हाइगेंस के द्वारा। आगे है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है, ग्रे मार्ली ने। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश से रिलेटेड है, इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंगे का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो मैक्सवेल ने बताया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन किया था। और किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है, क्या होता है प्रकाश तरंगे का विवर्तन, ग्रे मार्ली ने। ये किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ये ग्रे मार्ली ने बताया था।
प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? मैक्सवेल ने। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हाइजेंस ने। प्रकाश तरंग किस प्रकार के? अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रह देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।